हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखिए, हम लोग जेईई मेंस की जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें फंक्शन पढ़ रहे हैं। आज हम उसका लेक्चर नंबर 17 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 17 में हम लोग क्या कवर करेंगे? ऑड इवन फंक्शन पढ़ेंगे कि सम फलन विषम फलन कैसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इनका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ से कैसे पहचानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय बर्बाद किए हुए आज का लेक्चर नंबर 17। इसके पहले मैं बता दूं, जो बच्चे मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, कृपया प्लेलिस्ट में जाइए, आईआईटी जेईई फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 से देखना शुरू करिए। जब तक आप पार्ट 1 से देखना नहीं शुरू करेंगे तब तक आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए हों कृपया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। इंटीग्रल एजुकेशन का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। दूसरी बात, जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं कृपया टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। एप्लीकेशन टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है, आप देख लीजिए। क्या कोई डाउट आपको? अब जो बच्चे बीच में फंक्शन पढ़ना शुरू किए हैं कृपया पार्ट 1 से प्लेलिस्ट में जाके पार्ट 1 का लेक्चर देखें। पार्ट 1 से तेज़ी से देखना शुरू करें। इसके बाद मैं कैलकुलस यूनिट पढ़ाऊंगा। फंक्शन के बाद कैलकुलस यूनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कैलकुलस लिमिट से पढ़ना शुरू करेंगे। तो बस 1-2 लेक्चर इसके फंक्शन के होने वाले, इसके बाद हम तुरंत लिमिट का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो चलिए, एक हेडिंग लगाइएगा, प्रांत ज्ञात करें यदि f(x) का डोमेन दिया हो या ज्ञात हो। ठीक, मतलब प्रांत ज्ञात करना है यदि f(x) का डोमेन दिया हो। ये कैसे ज्ञात करना जरा देखना। इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब भाई समझिएगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यदि f(x) देखो, f(x) मतलब f(x) का डोमेन दिया होगा। यदि f(x) बिलोंग्स टू 0,1, सुनिएगा, यदि f(x) बिलोंग करता है 0,1 को, जरा समझना। f(x) नहीं, सॉरी कुछ गलत लिख गया। f(x) 0,1 में परिभाषित है, परिभाषित है तो f(tan x) का डोमेन ज्ञात करें। f(tan x) का डोमेन ज्ञात करें। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? देखो, कह रहा f(x) का डोमेन दिए हैं तो प्रांत ज्ञात करें यदि f(x) का डोमेन दिया हूं। जरा दिमाग लगाइए। देखो, x किस में परिभाषित है? अब आप खोपड़ी लगाइएगा। देखो, फलन f(x), देखो इस फलन f(x) का डोमेन दिया है, x से 1 में परिभाषित है। अर्थात फलन f(x) में ये x क्या होता है बेटा? x डोमेन होता है। ये x डोमेन होता है। ये पूरा f(x) क्या होता है? पूरा f(x) क्या होता है? रेंज होता है, जैसा कि आप बोर्ड लेवल में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब फलन f(x) 0,1 में परिभाषित है। अतः इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लोज इंटरवल लगा हुआ, क्लोज लगा है, अर्थात x लाई करेगा 0 से 1 के बीच तक। अब भी आपके खोपड़ी में बात नहीं है। x किसको लाई करेगा? देखो, जो फलन f(x) है वो 0 से 1 में परिभाषित है, तो 100% जो x लाई करेगा, ध्यान सुना, जो x लाई करेगा वो 0 से 1 के बीच तक लाई करेगा। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छी लगी होगी, अर्थात समझ में आ गया होगा। अब मुझे डोमेन किसका चाहिए? f(tan x) का, अर्थात x की जगह मैं क्या डालूं? tan x डालूं। तो जब मैं f(tan x) का डोमेन ढूंढूंगा, खोपड़ी लगाना। देखो, इसमें f(tan x) का डोमेन कह रहा था, ये इसका डोमेन है। जरा दिमाग लगाना, जो f के अंदर बैठा होता है ये डोमेन है। ठीक है भाई, ये डोमेन है। अर्थात tan x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? जरा दिमाग लगाना है। x की वैल्यू यदि 0 से 1 तक लाई करती है तो tan x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, कहाँ से कहाँ तक होगा? वो f(tan x) का डोमेन कहलाएगा। तो tan का रिलेशन ले लूँगा, tan 0 लेस इक्वल tan x लेस इक्वल tan 1। सुनना, अब जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना भाई। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी।
अब एक बात समझने की ज़रा कोशिश करिएगा कि अब इसके सारे हम क्या कर सकते हैं। tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan x, ये उल्टा सोचना है आपको। इस लाइन पे आप ना जाके उल्टा सोचिए। देखो उल्टा सोचें। यदि मैं इसको tan x लिख दूंगा, यदि मैं इसको tan x लिख दिया, थोड़ी देर के लिए tan x लिखा, तो आप सोचिए ये tan में किसकी वैल्यू है, ताकि ये बैलेंस हो जाए। बात समझिएगा, ये tan में किसकी वैल्यू है, 0 की, और ये किसकी वैल्यू है, अरे ये किसकी वैल्यू है, π/4 की। जरा उल्टा स्टेप समझें। यदि मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को डील करूँ, जरा थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, जिस क्वेश्चन को डील करूँ, जब यहाँ से x निकालूंगा, खोपड़ी लगाना, जब यहाँ से x निकालूंगा तो tan इनवर्स सबके पास जाएगा। अरे मैं इसके बाद इसके लाइन पे जाऊँ तो tan इनवर्स 0 लिखूंगा मैं, इसको दिमाग लगाना। लेस इक्वल tan इनवर्स, क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, लेस इक्वल tan इनवर्स, मैं इसको क्या लिखूंगा, tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x, लेस इक्वल tan इनवर्स π/4। ठीक, तो tan इनवर्स π/4 आप समझ गए होंगे, ये वैल्यू 1 की होती है। tan इनवर्स π/4 किसकी वैल्यू होती है, 1 की, ये 0 की होती है, ये x आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बैठ गया। तो आपको उल्टा सोचना है, दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना, कि यदि मैं इसकी जगह tan x डाल दिया तो उल्टा सोचो कि 0 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 45 अंश की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब tan x किसको लाई कर गया, tan x बिलोंग्स टू 0, π/4। अतः क्या लिखेंगे, f tan x का डोमेन, tan x का डोमेन बराबर 0, π/4। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, अब भाई जरा दिमाग लगाइए, कोशिश करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि f x, 0, 1 में परिभाषित है, f x, 0, 1 में परिभाषित है, तो f e की पावर x प्लस f ln mod ऑफ x का डोमेन बताइए। हाँ भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करा, यदि f x 0 से 1, ओपन इंटरवल 0 से 1 में परिभाषित है, तो f e की पावर x, जरा सुने, f e की पावर x प्लस f ln mod ऑफ x की वैल्यू बताओ। अच्छा जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक, सुनना, दिमाग लगाइएगा। x गिवन क्या है आपके पास, खोपड़ी लगाना भाई, गिवन क्या है, x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, अर्थात जो फलन f x है वो 0 से 1 में परिभाषित है। तो जरा दिमाग लगाइए, तो 0 से 1 में x परिभाषित है, 0 से 1 में x परिभाषित है। अब जरा यहाँ सुनना ध्यान से, अब मैं आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या तमाशा चल रहा है। फलन 0 से 1 में परिभाषित है, ठीक है भाई, 0 से 1 में परिभाषित है। तो इसकी मैं इस तरह की 2 लाइनें खींच दूँ तो e की पावर x किस में परिभाषित हो जाएगा, अरे ये x, यहाँ x, दिमाग लगाना, x परिभाषित है 0 से 1 में, तो e की पावर x भी परिभाषित होगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये ज्ञात है ना, ये ज्ञात है, इसके सहारे इसको ज्ञात करना है। तो इसमें x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 0 से 1 में, तो x की जगह e की पावर x रखूंगा, तो e की पावर x भी किसको लाई करेगा, लिखेंगे e की पावर x किसको लाई करेगा, 0 से 1 में। जरा दिमाग लगाइए, यहाँ x की जगह e की पावर x डालो, ये डोमेन है इसका, e की पावर x भी 0 से 1 के बीच चलेगा, 0 से 1 के बीच चलेगा। अब जरा दिमाग लगाएं, थोड़ा खोपड़ी लगाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोनों प्रत्येक पद में लॉग ले लीजिए, तो log 0, सुनना, log e की पावर x log 1, अब सुनना, जरा दिमाग लगाना, ये log 0 हो गया, log 0, ये x log e हो गया, ये log 1 हो गया। अब खोपड़ी लगाना भाई, ठीक,
दिमाग लगेगा। बस इससे आपको दिमाग लगाना है कि x बिलोंग करता है 0 से 1 के बीच में, तो x बिलोंग कर रहा है 0 से 1 के बीच में। x की जगह क्या डाल देना है, e की पावर x, यहाँ x की जगह e की पावर x डाल देना है, तो e की पावर x 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा। प्रत्येक पद में लाग ले लिए, यहाँ लाइन आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पे लाग का ग्राफ बनाता हूँ, लाग x का, जरा दिमाग लगाइए। ये लाग x का किसका ग्राफ है बेटा, लॉग x का, ठीक, ये log x का ग्राफ है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे कहाँ पे काटता है, 1,0 पे, दिमाग लगाना। जब x का मान 0 है, ये डोमेन होता है बेटा, जब x का मान, यहाँ पे x का मान क्या है 0, यहाँ पे x का मान 0, जब x का मान 0 है तो ग्राफ किधर की तरफ जा रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस अनंत, अर्थात इसकी वैल्यू माइनस अनंत होती है। अब भी समझ में नहीं आया, जरा ध्यान से सुनो। ये क्या है, डोमेन है। जब x का मान 0 है, जब x का मान 0 तो ग्राफ किधर है, माइनस अनंत, इसकी माइनस अनंत की वैल्यू हो गई। ये log e की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया। log 1, जब x का डोमेन 1 है, देखो जब डोमेन 1 है तब फंक्शन की वैल्यू 0, अर्थात x का मान जब 1 है तब y का मान 0, अर्थात log 1 की वैल्यू 0 होती है। अर्थात ये x बिलोंग करने लगा माइनस अनंत से 0, ओपन इंटरवल, ये ध्यान रखें। चलिए अब इधर की तरफ आते हैं, अब इसकी बारी आती है। अब देखो ln mod ऑफ x कहाँ लाई करेगा भाई, 0 से 1 के बीच चलेगा, इतना तो सबको पता है। अब जरा कोशिश करना, दिमाग लगाना, यहाँ से दिमाग लगाना। 0 इज लेस, ये log बेस e इंटू एक्स लिखा हुआ, log बेस e इंटू एक्स से लिखा हुआ, log बेस e mod ऑफ x लिखा हुआ। ln का मतलब log बेस e लेस इक्वल 1, समझ में आ गया। जिस दिन यहाँ से लाग हटता है, जैसे लाग हटेगा तो जो बेस होता है इधर उधर की राशियाँ डिग्री लग जाती हैं। इधर से लाग हटाने का मतलब कि ये e की पावर 0 चला जाना, अर्थात ये e की डिग्री बन जाएगी, और ये इक्वल नहीं बेटा, इक्वल नहीं, तो मॉड ऑफ x, और ये भी e की डिग्री बन जाएगी, अर्थात इधर उधर की राशियां e के घात में चली जाएंगी, 20 से लाग हट जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। नोट दिस स्टेप, इस स्टेप को ध्यान रखें अथवा आप तकलीफ में फंसोगे। अब जरा दिमाग लगाना, e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, मॉड ऑफ x, इसकी वैल्यू e होती है। अरे इक्वल का साइन क्यों बार बार लगा रहा हूँ, ये e होती है। अब जरा दिमाग लगाना, ऐसे क्वेश्चन में आप क्या पढ़े हैं, अरे 2 इक्वलिटी, ये मॉड की इक्वलिटी मैंने बताया ना, घोड़ा, इसका मतलब कि x किसको बिलोंग करेगा, याद है आपको, ये किसको बिलोंग करेगा, -1 से e, -1 से -e, यूनियन, बोले यूनियन क्या होगा, +1 से e, अर्थात ये इसको बिलोंग करेगा। अब जरा दिमाग लगाना है, इतना लिख लीजिए। ऐसी इनक्वलिटी मैंने बताया था कि मॉड फंसा हो बीच में तो कैसे हल करते हैं, आप पीछे के लेक्चर पे जाके देखें, तो ये इनक्वलिटी मैंने हल करके बताया था। अब देखिए ये आप ग्राफ भी बना लीजिएगा, इस ग्राफ के सहारे से वैल्यू आई, बीच में क्या लगा है, प्लस, बीच में प्लस लगा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन करने पर, जैसे मैं दोनों का इंटरसेक्शन करूंगा, जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना, क्या दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, माइनस अनंत से 0, अर्थात दिमाग लगाना, ये 0 से माइनस अनंत, 0 नहीं लेना, 0 से माइनस अनंत की तरफ है, और ये माइनस e से -1 भी तो इधर ही की तरफ फंसेगा। अरे -1 का मतलब ये समझ गए होंगे, ये बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए भाई, ठीक है भाई। और e भी इधर ही की तरफ आएगा, अर्थात इसका उत्तर कितना आ गया, कोई बताएगा इसका उत्तर कितना आएगा, इसका उत्तर कितना आएगा। अच्छा देखो e छोटा मान है, यहाँ पे दिमाग लगा, इसको थोड़ा सा सुधार ले रहा हूँ, क्योंकि e की वैल्यू माइनस का 2 दशमलव आएगी, तो इंटरवल में पहले बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं, सॉरी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, तो ये -e से -1 यूनियन, समझ में आ गया, यूनियन, इसको क्या लिखूंगा, बड़े से आगे की तरफ जाना, तो पहले 1 मिलेगा फिर ही मिलेगा, इधर 1 से ही रहेगा, 1 से, ये लिख लीजिए भाई, इतना कंप्लीट करिए सब लोग। ये समझ में तो आ गया होगा भाई, ये इस तरह नहीं लिखा जाता, माइनस ही पहले लिखेंगे, क्योंकि ई छोटा है ना यार, इंटरवल हमेशा छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। अच्छा इन दोनों के इंटरसेक्शन इसके बराबर बढ़ जाएगा, देखो इसके अंदर ये भी सम्मिलित है, अर्थात डोमेन कितना है कि x बिलोंग -e -1, आंसर। अब चलिए आगे, हाँ एक क्वेश्चन देखिए, दिमाग लगाना,
कह रहा है कि f2 tan x डिवाइड बाई, क्वेश्चन है अगला, f2 tan x डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x डिवाइड बाई 2। तो fx का डोमेन तथा रेंज बताइए, रेंज बताइए, अर्थात इसका डोमेन और रेंज बताना है भाई, इसका डोमेन और रेंज बताना है। इस क्वेश्चन को फिर से मैं समझा दूं, देखो x डिफाइन था 0 से 1 के बीच में, तो x डिफाइन है 0 के 1 के बीच में, फिर इसका केस इधर लिए, इसका केस इधर लिए, अर्थात x की जगह की पावर x डाल दिए, प्रत्येक पद में लाग ले लिए, लाग 0 की वैल्यू माइनस अनंत, ग्राफ से देख लिए लाग 1 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात x फंस गया माइनस अनंत से 0 के बीच में। ठीक, यहाँ पे x की जगह ये डाला, ये डोमेन है ना इसका, x की जगह ln मॉड ऑफ x डाला, ln का मतलब लाग बेसी मॉड ऑफ x, ये लाग इधर जिसे काटते हैं तो ये जो आधार होता है वो e की पावर 0 e की पावर 1 हो गया, तो इसमें फंस गया। अब जरा यहाँ पे जरा दिमाग लगाना, आप बीच में माड फंसा हो दो नंबरों के बीच में, तो देखो एक माइनस ई से, देखो इस तरह लिखना तो गलत है, सरासर गलत है, देखा जाए इस तरह लिखना, क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखते हैं ना, माइनस ई से -1 यूनियन। जरा याद करिए, मैं रफ कार बता रहा हूँ, रफ कार बताइए, मॉड ऑफ x, जरा दिमाग लगाइए, जिस दिन मॉड ऑफ x 2 और 4 के बीच में फंस जाए तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 और 4 के बीच में, -4 - 2 यूनियन 2,4, ये इसकी फीलिंग आती है, समझ में आ गया। तो पहले छोटा वाला नंबर लिखेंगे तो -e सबसे छोटा है, फिर -1 तक जाएगा यूनियन, अर्थात समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है, -1 से e के बीच रहेगा या +1 से e के बीच रहेगा, तो ये इसका कंडीशन है। यहाँ लिखना हो लिख लीजिए, जैसे 2 लेस इक्वल मॉड ऑफ x लेस इक्वल 4 दिए, तो इसका उत्तर क्या आएगा बेटा, x बिलोंग -4 - 2 यूनियन 2 4। ठीक है, ये इसकी कहानी है। यदि किसी को समझ में ना आया हो तो आप ये देख लीजिएगा, लेकिन पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर लिखते हैं, इतना ध्यान रखें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन, आप सुनिए। इस क्वेश्चन को बहुत सही समझने की देखिए कोशिश करेंगे हम सब लोग। क्या समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि पता है sin 2x का फार्मूला है, किसका फार्मूला है, sin 2x, अरे ये sin 2x का फार्मूला है। अब जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिएगा, थोड़ा सा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ आपके साथ, जरा दिमाग लगाइए। इधर 1 प्लस cos 2x लिखा रहने दो, 1 प्लस cos 2x, और sec स्क्वायर x को 1 प्लस cos स्क्वायर x लिख दो, इसको लिख दो 2 sin x डिवाइड बाई cos x पूरे का डिवाइड बाई 2 लिख दो। ठीक, इसका मतलब f sin 2x रहना है। अब सुनिएगा 1 प्लस cos 2x, अब सुनिए ये बेटा क्या हो जाएगा बताइए, cos, इस पे एलसीएम कितना आएगा 2, और इस पे एलसीएम कितना आएगा 2, cos स्क्वायर x एलसीएम आ गया, cos स्क्वायर x एलसीएम आ गया। ठीक है, तो जब cos स्क्वायर x लघुत्तम आ जाएगा तो जरा दिमाग लगाइएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ 1 हो जाएगा, cos x की 1 डिग्री ऊपर चढ़ जाएगी, 2 sin x इंटू cos x आ गया, और नीचे ये 2 ऑलरेडी भर गया, तो f sin 2x। अब सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, f sin 2x आ गया। अब जरा खोपड़ी लगाएंगे, ये क्या बेटा बन गया, ये क्या बना, कोई बताएगा, ये बनेगा 1 प्लस, इसको क्या लिखूंगा मैं, 2 cos स्क्वायर x - 1, cos 2x का फार्मूला लगाया है 1 को काटने के लिए, cos 2x का फार्मूला लगाया मैंने 1 को काटने के लिए, तो cos 2x की जगह 2 cos स्क्वायर x - 1 रखा। अब बच्चे को पता है कि sin 2x का फार्मूला, ये 2 cos स्क्वायर x, 1 से 1 मरा, cos ये से मर गया। अब जरा दिमाग लगाए, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो अब सुन, ये क्या लिखा हुआ है, f sin 2x, f sin 2x 1 प्लस sin 2x आ गया। अब खोपड़ी लगाना, इसका मतलब f sin 2x बराबर sin 2x का डोमेन और रेंज ज्ञात करना है, और रेंज ज्ञात करना है।
इसी का डोमेन और रेंज पूछ रहा है हमसे, करा इसका डोमेन और रेंज बताओ। अब सीरियस होकर सुनिए मैं आपके साथ क्या कहना क्या चाहता हूँ, आखिरकार मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को आप पकड़िएगा। देखो इसके लिए ये इसका डोमेन है, अरे एफ एक्स एक्स की जगह साइन 2x भरा है, अर्थात ये इसका क्या है, डोमेन, ठीक। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये इसकी रेंज। अब समझना बच्चे को पता है कि साइन 2x का मान कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, साइन 2x का मान कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, खोपड़ी लगाओ यार। साइन 2x का मान, साइन 2x का उत्तर कहाँ से कहाँ तक रहता है, -1 से +1 के बीच में। तो ये इसका डोमेन हो गया, ये बेटा क्या हो गया, इसका डोमेन। अब भी आपकी खोपड़ी नहीं खुली, ध्यान से सुने, ये क्या है, इसका डोमेन है, अर्थात साइन 2x का जो उत्तर होगा वो डोमेन होगा। और साइन 2x का मान -1 से +1 के बीच होता है। अब देखिए रेंज क्या बताएगा, रेंज बताएगा ये, तो नाउ जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना भाई। 1 + sin 2x क्या होगा, जरा दिमाग लगाना, 1 + sin 2x होगा। अब जरा इस तरह लिख रहा हूँ, नाउ ध्यान सुनना, ध्यान। sin 2x किसके बीच चल रहा है, -1 से +1 के बीच चल रहा है, तो यहाँ 1 जोड़ दूँ, इधर 1 जोड़ूंगा, इधर 1 जोड़ूंगा और इधर 1 जोड़ूंगा, तो ये 0, ये 1 + sin 2x, ये 2 आ गया, ये 0, और इसको क्या पढ़ेंगे, f sin 2x, f sin 2x 2। इसका मतलब f sin 2x की वैल्यू क्या आ गई, f sin 2x की वैल्यू आ गई 0,2। इसको हम बोलेंगे रेंज। उम्मीद है देखो मैंने साफ साफ लिखा है, इसका मान बताना डोमेन और इसका मान बताना रेंज। तो इसका मान क्या है, 0 से 2 के बीच में, इसका मान -1 से +1 के बीच में। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आप क्वेश्चन कॉपी करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है। मापांक, फलनों, मापांक फलनों के ग्राफ का रूपांतरण, ग्राफ का रूपांतरण, रूपांतरण कैसे करेंगे। अब जरा सुनो, ध्यान सुनिए कि कैसे रूपांतरण करेंगे। इसके अंदर वीडियो को पॉज करेंगे और कॉपी करेंगे। ये क्या कहानी है, इस कहानी को पकड़ें। सभी स्टूडेंट इस कहानी को पकड़ें। देखो इसके 2 फंडे हैं, 2 फंडे, कैसे फंडे हैं जरा दिमाग लगाइएगा, सोचने की कोशिश करिएगा। नंबर 1 रूल क्या है जरा समझिएगा। यदि बाहर माड, ये माड का मैंने चिन्ह बना है, मापांक का, माड लगा हो तो सुनिएगा, यदि बाहर माड लगा हो तो नीचे का ग्राफ, अभी सब समझाता हूं, नीचे का ग्राफ ऊपर बना देते हैं, ऊपर बना देते हैं। इसके 2 मंत्र हैं, बस हो गया। यदि अंदर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ माड लगाओ, अर्थात माड लगाओ फिर फंक्शन भराओ, अर्थात कुछ इसकी ऐसे फोटो आएगी, मैं बता रहा हूँ। दूसरे नंबर में यदि अंदर माड लगाओ, अंदर माड लगा हो तो राइट का ग्राफ बनाएं, राइट का ग्राफ बनाएं, राइट का ग्राफ बनाएं, फिर वही ग्राफ लेफ्ट में बना दें। अब सुनना, ठीक। अच्छा दिमाग लगाइएगा इसको, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि जरा सुने, यदि अंदर माड लगा हो तो राइट का ग्राफ बनाएं, तो केवल राइट का ग्राफ बनाएं, सुनना, केवल राइट का ग्राफ बनाएं और उसका प्रतिबिंब लेफ्ट में बना दें, और उसका प्रतिबिंब, ठीक है भाई। एक्स एक्सिस के राइट में ग्राफ बनाना है आपको, वाई राइट में ग्राफ बनाएं और उसका प्रतिबिंब लेफ्ट में बना दें। इसका क्या मतलब है साहब, सुनना, ध्यान सुनना, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एकदम से ख़त्म भी आप कह सकते हैं।
सपोज दैट y बराबर मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? मॉड ऑफ साइन एक्स का। तो ये मॉड कहाँ लगा है, अंदर लगा है या बाहर लगा है? यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर मॉड का चिन्ह बाहर लगा हुआ है, बाहर लगा हुआ है। तो इसको बेटा करना क्या है, जरा दिमाग लगाना है। जब बाहर चिन्ह लगाओ तो आप साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है जरा बताइए? ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है भाई, ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, साइन एक्स का। कॉपी लगाना भाई। ध्यान से सुनना। तो क्या लिखा है? यदि बाहर मॉड, यदि बाहर मापांक मॉड लगा हो तो नीचे का ग्राफ ऊपर बनाए। अर्थात ये जितना ग्राफ ये नीचे आ गया ना बेटा, ये नीचे ग्राफ आ गया, ये नीचे ग्राफ आ गया, इसको क्या करना है? ऊपर बनाना है, ठीक। ये वाला जो टुकड़ा नीचे आ गया है, ये नीचे आ गया ना भाई, ये नीचे आ गया। अच्छा, नीचे का ग्राफ ऊपर बना देना, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा और ये नीचे का ग्राफ आपको ऊपर बना देना। सपोज दैट जैसे ये नीचे आ गया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, तो इसको ऊपर बना देना है। तो एक्चुअल में इसका ग्राफ क्या बन गया है? एक्चुअल में इसका ग्राफ बना, दिमाग लगाना, ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा इसका, ये अर्थात कोई पूछे पाई, 2 पाई, 3 पाई, इधर की तरफ माइनस पाई, अर्थात चलिए बना लीजिए ग्राफ। समझ में आ गया बेटा? समझ में आ गया? अर्थात सबसे पहले क्या करना है, क्या करना है, लिखा क्या है? नीचे का ग्राफ ऊपर बना दे, जितने भी नीचे डोम आए हैं उनको हटा के ऊपर की तरफ डोम बनाना है। तो एक्चुअल में ये फील आ जाएगी x डैश और ये y डैश हो गया। इतना आप कंप्लीट कर लीजिए। देखिए कंप्लीट करिए, सब लोग कंप्लीट करें। हाँ, आगे की कहानी देखें भाई। अब ध्यान से देखें। अब मैं एक अंदर की तरफ मॉड लगा रहा हूं, दोनों में फर्क समझना। जैसे अगला है y बराबर साइन मॉड ऑफ एक्स, साइन मॉड ऑफ एक्स। तो ये यहां पर ध्यान से ना, यहाँ पर मॉड अंदर लगा है, अंदर लगा है, दिमाग लगाना। तो सबसे पहले देखो ध्यान सुनना, मैं यहाँ पे रफ कार समझा रहा हूँ, आपके खोपड़ी में अब बात आ जानी चाहिए भाई, बिल्कुल एक बार में आपको एक क्लिक करना चाहिए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अच्छा दिमाग लगाएं। देखो ये पूरा होता है साइन एक्स का ग्राफ। तो साइन एक्स के ग्राफ को पूरा ग्राफ नहीं बनाना, सबसे पहले राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है, केवल राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना, लेफ्ट का ग्राफ नहीं बनाना। देखो लिखा हुआ है यदि अंदर मॉड लगा हो तो केवल राइट का ग्राफ बनाएं, केवल राइट हैंड साइड का ग्राफ, वाई एक्सिस के राइट का ग्राफ बनाना है, राइट हैंड साइड का। और इसी ग्राफ का प्रतिबिंब लेफ्ट में बना दें। ऊपर भी लिखा है कि लगा हो तो राइट का ग्राफ बनाएं, फिर वही ग्राफ लेफ्ट में बना दें, अर्थात वही ग्राफ लेफ्ट में बना देना। क्या क्लिक किया? तो यदि अंदर मॉड लगा हो तो कहानी ये होगी, ये क्या होगा? पाई, यहाँ पे 2 पाई, ये 3 पाई, यहाँ पे माइनस पाई, माइनस 2 पाई और ये माइनस 3 पाई। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम से कोई डाउट नहीं है। यदि आप ध्यान से मेरी बात सुन रहे होंगे, यदि अंदर मॉड लगा हो, अंदर मॉड लगा हो, अंदर, बात समझ में आ गया? मॉड के अंदर फंक्शन भरा हुआ तो नीचे के ग्राफ ऊपर बनाएं। और केवल डोमेन में मॉड लगा हो, केवल डोमेन में मॉड लगा हो तो सबसे पहले राइट का ग्राफ बनाएं और उसी ग्राफ को लेफ्ट की तरफ बना दें। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, इधर देखना ध्यान से, देखो इधर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ln मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। अब सुनिए, ln मॉड ऑफ एक्स का, पहले ln एक्स का ग्राफ सोचे तो ln एक्स का ग्राफ तो ऐसे होता है, अरे ये ग्राफ ऐसे होता है। जैसे साइन एक्स का ग्राफ तो लेफ्ट राइट में दोनों बन रहा था, जरा दिमाग लगाएं।
साइन एक्स का ग्राफ देखा जाए तो इधर भी बन रहा था, इधर भी बन रहा था, दोनों तरफ बन रहा था। तो ऐसी कंडीशन में जब दोनों तरफ ग्राफ बन रहा है तो केवल राइट का ग्राफ बनाना है। किधर का बनाना है केवल बेटा? केवल राइट हैंड साइड का ग्राफ बनाना है, लेफ्ट का कोई ग्राफ नहीं बनाना। इसमें इत्तेफाक की बात है कि लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं बना, केवल राइट में ग्राफ बना रहने दीजिए। लेकिन जो राइट में ग्राफ बना है उसी को लेफ्ट में बना दें, अर्थात ये लेफ्ट में बन गया तो किसका ग्राफ हो गया बेटा? ये ग्राफ हो गया ln mod ऑफ x का। किसका ग्राफ है? ln mod ऑफ x का ग्राफ है। समझ में आ गया? बेस ही है, ये बना दें। अब क्वेश्चन देखें भाई, तो ये मापांक फलनों का रूपांतरण भी आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, कैसे इसको इस तरह करना है। अब आगे की कहानी समझें। ध्यान से देखें आगे। सुनिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगली हेडिंग लगाइए सब लोग, त्रिकोणमितीय फलनों का परिचय, अर्थात रेंज ऑफ टेक्नोमेट्री फंक्शन। मतलब हम इनका रेंज कैसे ज्ञात करेंगे? रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन। कभी भी रूट में इस तरह के मल्टीप्लिकेशन जा रहा हो तो रूट में यदि मल्टीप्लिकेशन जा रहा हो तो केवल इतना सोचना है, इसका कैलकुलेशन 1 + cos x होता है, नहीं समझना। जब भी ये इनफाइनाइट तक रूट में सीरीज जा रही हो तो केवल ऐसे लिखते हैं y बराबर cos 1 + cos x की रेंज ज्ञात करना है भाई। नोट दिस स्टेप, रेंज ज्ञात करना है, यहाँ याद रखें, यहाँ याद रखें, याद रखना भाई। याद नहीं रखोगे तो मामला सब गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अब बताओ cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? cos x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से +x होती है। तो 1 प्लस लिखना है ना, तो 1 जोड़ दूँ मैं इसमें, -1 प्रत्येक पद में 1 जोड़ दूँ, तो मैं 1 ऐड कर दिया भाई। तो कौन सा गुना कर दिया? ये क्या बेटा? y, अर्थात ये 0 हो गया, ये y हो गया, 2 हो गया। y का मतलब रेंज, रेंज का मतलब उत्तर, 0 से 2 उत्तर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। ध्यान रखना है, ये कभी भी मल्टीप्लिकेशन में ऐसा जा रहा हो तो केवल 1 + cos x की रेंज ज्ञात करेंगे। जो 1 + cos x का रेंज होगा वही इसका रेंज होगा। अब दिमाग लगाना, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म तक सीरीज जा रही है। अब कॉपी लगाना पड़ेगा। कहानी है क्या ये? अगले क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ भाई। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, देखो जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है y बराबर 9/5 - 3 sin 4x की रेंज, इसकी रेंज मांग रहा भाई। कह रहा रेंज क्वेश्चन मार्क है भैया, रेंज बताओ। अब जरा दिमाग लगाना, ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या है, ध्यान सुनो। मैं एक नोट लिख रहा हूँ, नोट। जिसको जानते हो, जिसको जानते हो उसको लेकर चलो, उसको लेकर हल करो, और जिसको जानना हो और जिसको ज्ञात करना हो, जिसको ज्ञात करना हो वहाँ तक पहुँचो, वहाँ तक पहुँचो। इसका मतलब समझ गए भाई? जिसको जानते हो, जिसको जानना हो, मतलब क्या है कि किसको हम जानते हैं? केवल हम जानते हैं sin 4x की रेंज, हम इसको जानते हैं भाई। sin 4x की हम रेंज जानते हैं, बाकी हमें कुछ नहीं पता। हम sin 4x की रेंज जानते हैं भाई, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो जिसको जानते हो उसको लेकर चलो, जिसको ज्ञात करना हो वहाँ तक पहुँचो। अर्थात जिसको जानते हो, जिसको जानना हो, जिसको जानते हो उसको लेके चलो, जिसको जानना हो वहाँ तक पहुँचो। तो वी नो दैट, जरा दिमाग लगाना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वी नो दैट, सुनना, ध्यान सुनना। वी नो दैट sin 4x की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है? -1 से
प्लस 1 आपको पता होगा, साइन 10x हो, साइन nx हो, x के अंदर कुछ भी गुणा कर दूँ, बाहर गुणा ना करूँ, x के अंदर कुछ भी गुणा करूँ, ग्राफ -1 से +1 ही उत्तर देगा। अच्छा अब जरा दिमाग लगाना, ये साइन 4x की जगह -3 का गुणा है, चलिए -3 का सबसे, अब इसको हमें जानना तो ये पूरे इसकी वैल्यू जाननी है हमें, तो जिसको जानते हो उसको लेकर चलो और जिसको जहां तक पहुंचना, जिसको ज्ञात करना हो वहां तक पहुंचो, ठीक है, जिसको ज्ञात करना है वहां तक पहुंचना है। तो -3 का गुणा करूंगा, -3 का गुणा करूंगा तो ये +3 हो जाएगा, बात समझ में आ गई होगी। इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि माइनस का गुणा करने से इक्वलिटी का चिन्ह बदल जाता है, इज ग्रेटर -3 हो गया। अब जरा खोपड़ी लगाना, ध्यान सुनना ध्यान से, फिर प्रत्येक पद में 5 जोड़ दो, चलिए 5 जोड़ दीजिए, 5 धन 3 लेस इक्वल इज ग्रेटर इक्वल 5 - 3 साइन 4x, और यहाँ भी 5 बेटा जोड़ दें तो ये 8 हो गया, ये 5 - 3 साइन 4x, समझ रहे होंगे, ग्रेटर 2। रेसिप्रोकल कर दें, सबको व्युत्क्रम करें, जैसे व्युत्क्रम करेंगे देखो दो तरह से इक्वलिटी का चिन्ह बदलता है, एक माइनस का गुणा करने से, एक व्युत्क्रम करने से, और आसमान फलन से भी इक्वलिटी का चिन्ह बदलता है। जैसे इसको व्युत्क्रम करूंगा तो 1/8 आ जाएगी, इक्वलिटी का चिन्ह फिर बदल गया, दिमाग लगाना, 5 - 3 साइन 4x और इज ग्रेटर इक्वल 1/2, क्लियर। फिर 9 का क्या करना है, गुणा करना है, 9 का गुणा कर रहा हूँ, दिमाग लगाना, 9 का गुणा करूंगा तो 9/8 लेस इक्वल, अरे इज ग्रेटर, ये चिन्ह बदलेगा ना भाई, रेसिप्रोकल करने से चिन्ह बदल गया, ये भी और ये भी चिन्ह बदल गए भाई, समझ में आ गया। अच्छा रेसिप्रोकल करने में चिन्ह बदलते हैं और माइनस का गुणा करने में चिन्ह बदलते हैं, इतना विशेष ध्यान रखें। अच्छा दिमाग लगाना, 9 को गुणा करना है तो 5 - 3 साइन 4x लेस इक्वल 1/2 हो गया। अच्छा एक्चुअल ये क्या है, देखो जरा, एक्चुअल ये y है, अर्थात 9/8 लेस इक्वल y लेस इक्वल 1/2, अर्थात y बिलोंग्स टू कितना बेटा, 9/8 कामा 1/2, ये इसकी रेंज हो गई। रेंज आपके सामने प्रस्तुत है, कॉपी कर लीजिए। लिख गया, अब आगे समझाता हूँ। इसका सेकंड मेथड सोचें, इसको बोलेंगे गरीब मेथड भाई। गरीब मेथड का मतलब जो तुरंत निकाला है। कोई बच्चा बहुत गरीब है, ऐसा जी ये कौन फोकट में इतना लिखते रहेगा। अच्छा खोपड़ी लगाना, आप ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, सब कुछ बनने वाला है। अच्छा यहाँ साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1 के बीच में। तो y बिलोंग सीधे यहाँ सीधे साइन एक्स का मान रखें, साइन एक्स का मान रखें उत्तर पाने के लिए, उत्तर पाने के लिए साइन एक्स का सीधा सीधा मान रखें, कोई तकलीफ नहीं, सीधा सीधा आप मान रखिए। चलो देखो y बिलोंग्स टू क्या करेगा 9, और देखो 5 - 3, साइन एक्स का मान -1 से +1 होता है तो पहले -1 रख दें, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिर +1 रख के देखें, +1 रखेंगे तो 5 - 3 +1 रखें, ठीक है भाई। तो y बिलोंग्स टू कितना आएगा 9/8 और 9/2 आ गया। सॉरी यहाँ 9 का गुणा करेंगे ना यार, प्रत्येक पद में 9 का गुणा भी तो हो गया, 9 का गुणा भी तो होगा। उत्तर कितना आ गया 9/2 से 9/8 से 9/2, 2 लाइन में क्वेश्चन बाहर हो जाएगा। ये गरीब मेथड बोलते हैं। गरीब मेथड का मतलब हर एक बच्चा जो लगा ले, देखिए एक्चुअल फील यहीं से आई है, एक्चुअल जो फील आई है यहीं से आई है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको जानते हो उसको लेके चलें, जिसको ज्ञात करना हो वहाँ तक पहुँचें। तो ये तो मेन इसका बेसिक हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन तुरंत उत्तर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तुरंत उत्तर पाने के लिए क्या करें, साइन एक्स का मान रखें उत्तर पाने के लिए। तो साइन एक्स का मैंने एक बार -1 मान रखा, +1 मान रखा, रेंज आपके सामने पड़ी। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसको हम बोलते हैं भाई गरीब मेथड, ताकि तुरंत आ जाए, हम तो बहुत गरीब हैं। अब द्विघात फलन की रेंज, दिमाग लगाए, द्विघात फलन की रेंज, अर्थात y बराबर फंक्शन क्या होता है ax² + bx + c। तो किसमें 2 केस होते हैं। केस नंबर 1 देखेंगे, यदि a = 0 हो तो रेंज
रेंज बिलोंग करती है, ध्यान रखना, -d/4a अनंत तक। और केस नंबर 2 पे दिमाग लगाना भाई, यदि a लेस देन 0 हो तो रेंज डिफाइन करती है -अनंत से -d/4a। ठीक है, ये इधर क्लोज इंटरवल है। डी क्या है, इसका विविधकर होता है। ध्यान से सुन लें, द्विघात समीकरण की आप रेंज कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से सुने। सुनिएगा मैं आपके साथ क्या कहना चाहता हूँ। द्विघात समीकरण की रेंज आप कैसे ज्ञात करेंगे। द्विघात समीकरण की रेंज ज्ञात करने के लिए कुछ इस तरह के क्वेश्चन भरे होंगे, तो आप ए के ऊपर डिपेंड कर दीजिएगा, ए के ऊपर। यदि ए इज ग्रेटर 0 है तो रेंज -d/4a से अनंत की तरफ होती है, अनंत की तरफ ओपन इंटरवल। यदि ए का मान नेगेटिव कहीं आ जाए तो रेंज इसके ऊपर रखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं हम सब, बहुत बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन लिखेंगे, y बराबर x² + x + 1 की रेंज ज्ञात करना। 1 की रेंज बताएं, रेंज क्वेश्चन मार्क, जरा बताइए। a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1। तो a इज ग्रेटर 0 है, समझ में आ गया। नाउ इसका d ज्ञात करें। d स्क्वायर क्या होता है, b² - का 4ac। तो b² का मतलब 1 - का 4ac, समझ गए होंगे। c इसका मतलब c की जगह 1, दिस इंप्लाइज d बराबर -3 आ गया। अब देखो a इज ग्रेटर 0 है तो रेंज ये होती है बेटा। अतः रेंज क्या आ गई, कोई बताएगा रेंज क्या आएगी। रेंज बिलोंग्स टू क्या करेगी, जरा बताइए, का d/4a कमा अनंत। तो रेंज कितनी आ गई, जरा सोचें, रेंज जल्दी सोचें, जल्दी से। का d/4a तो अर्थात -+3, 4a a की जगह 1 है और ये अनंत। कुछ ऐसे भरेंगे, बिल्कुल एकदम से ख़त्म क्वेश्चन है। आप बेसिक याद करिए, अब बेसिक याद करने के बाद तुरंत खटाक रेंज आप भर सकते हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे, ठीक है। y बराबर √, सुनना, ध्यान सुनना, x² + x + 1 की रेंज बताओ। अगला आदमी चिढ़ गया, नहीं बेटा रूट लगा के रेंज बताओ, अब रूट लगा के रेंज बताओ। अब जरा सुनना है क्या ये एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे। जिसका मूल फलन है, जो इसका मूल फलन है, मूल फलन √x की तरह है, √x की तरह है, बात समझिएगा। और y बराबर √x का ग्राफ कैसे बनता है, √x का ग्राफ, √x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ये y बराबर √x का ग्राफ है, y बराबर √x का ग्राफ है। बात पकड़ना यार, मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये y बराबर अर्थात जो मूल फलन है वो √x की तरह काम कर रहा है, √x की तरह काम कर रहा है। और √x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। और ये ग्राफ लेफ्ट से राइट की तरफ वर्धमान है। क्या है बताइए, वर्धमान है। तो यार ये करता क्या है, वर्धमान का मतलब क्या होता है। जब वर्धमान होता है तो डायरेक्ट मान उठा लेता है। कैसे उठाएगा, जरा दिमाग लगाना। सबसे पहले x² + x + 1 की मैं रेंज लिखूंगा। अभी ताज़ा समाचार है, इसकी रेंज क्या है, 3/4 से अनंत की तरफ जा रही है। क्या जा रही है बेटा, 3/4 से अनंत की तरफ इसकी रेंज जा रही है। 3/4 से अनंत की तरफ जा रही है। जब भी फलन वर्धमान हो तो रेंज डायरेक्ट उठा लेता है, अर्थात रेंज अपनी डायरेक्ट वैल्यू उठा लेगा। डायरेक्ट वैल्यू का मतलब x² + x + 1 की रेंज ज्ञात करना है, रेंज ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे, इसमें भी रूट लगा देंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है √3/4 रूट अनंत। फिर जरा ध्यान से सुने, क्योंकि जो √x का जो ग्राफ होता है वो वर्धमान होता है। जब वर्धमान होता है, जो इसकी रेंज होगी तो इसका रेंज लिखने के लिए इधर रूट लगाए तो इनके अंदर भी रूट लगा देते हैं। लेकिन ये कब डायरेक्ट रूट लगा देना है, जब फलन वर्धमान हो। वर्धमान ना हो तो डायरेक्ट नहीं उठा सकते आप रेंज। ध्यान से ढूंढ लीजिएगा। अर्थ का मतलब ये क्या हो जाएगा, √3/2 अनंत का वर्गमूल अनंत होता है। ये इसका आंसर आ गया। चलिए समझ में आ गया बेटा। वर्धमान होने की वजह से इधर रूट लगाए तो इसके अंदर रूट चला गया। वर्धमान ना होता तो फिर रूट डायरेक्ट अंदर ना जाता। ये विशेष ध्यान रखें, ये मेन कॉन्सेप्ट होता है भाई, बहुत मेन कॉन्सेप्ट है। नहीं आप फंस जाओगे, तब बता दे रहा हूँ। हाँ आगे लिखेंगे। अब आप बताइएगा, जरा दिमाग लगाइएगा। इससे आपको, इस क्वेश्चन से आपको बहुत कॉन्फिडेंस ऊंचा हो जाएगा। y बराबर x² e की पावर, जरा दिमाग लगाना, थोड़ा दिमाग लगा। e की पावर x² + x + 1 की रेंज किसी व्यक्ति ने मांगी।
की रेंज। अब सुनना, इसका जो मूल फलन है वो मूल फलन इसका क्या है, जरा सुनना। मूल फलन इसका y बराबर e की पावर x की तरह है, और e की पावर x का जरा ग्राफ बनाओ जरा, ये e की पावर x का ग्राफ होता है क्या, ये फलन क्या है, वर्धमान है। तो नाउ जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज क्या होती है, अब ये भी पढ़े ना पीछे, इसकी रेंज क्या होती है जरा बताइए, 3/4 से अनंत। तो जिस दिन ये e की पावर में चढ़ जाएगा तो इसकी रेंज क्या होगी, कोई बताएगा इसकी रेंज क्या होगी। हाँ वर्धमान है ना यार, इधर रूट लगा होता तो उधर भी रूट लगा देते, अर्थात इसको e की घात में चढ़ा देंगे, अर्थात e की पावर 3/4, e की पावर अनंत, ये इतना लिखिए भाई, e की पावर 3/4, e की पावर अनंत। क्या समझ में गया, तो e की पावर अनंत की वैल्यू अनंत होती है, आंसर e की पावर 3/4 और ये वैल्यू अनंत। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं भाई। अब सुनो, एक हासमान वाला देख लेते हैं यार, ये क्या तमाशा कर रहा है, शायद ग्राफ नीचे उतर रहा हो सर, तो क्या करेंगे, हाँ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ में आ गया। जो भी फलन का मूल ग्राफ यदि चढ़ रहा हो तो आप फंक्शन का रेंज देखें, और जो e की पावर है रूट है तो आप उसी तरह फंक्शन के अंदर डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहा है y बराबर 1/x² प्लस x प्लस 1 की रेंज बताएं, की रेंज बताइए। क्वेश्चन की डिमांड भैया इसकी रेंज बताओ। चलिए क्वेश्चन कॉपी करें जल्दी से क्वेश्चन कॉपी करें। देखो इसका मूल फलन क्या है, इसका मूल फलन है y बराबर 1/x। इसके जरा 1/x का ग्राफ बनाए बेटा, 1/x का ग्राफ क्या होता है, कोई बताएगा 1/x का ग्राफ, 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है। देखो लेफ्ट से, अरे कैसे, समझना, देखो लेफ्ट से राइट की तरफ ग्राफ गिर रहा है, अर्थात हासमान है। क्या है, हासमान। देखो जब हासमान है तो क्या करेंगे, इसका जरा रेंज बताएं, x² प्लस x प्लस 1 की रेंज, इसकी रेंज बताएं, जरा दिमाग लगाएं। जैसे भी हम इसकी रेंज लिखेंगे जरा दिमाग लगाइए, तो रेंज इसका अभी हम लिखे थे क्या होता, 3/4 से अनंत हो गया, इतना लिख लीजिए, इसकी रेंज होगी 3/4 से अनंत। ठीक, अब जरा दिमाग लगाना, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना, मैं कहना क्या चाहता हूँ। जब 1/x² प्लस x प्लस 1 की रेंज लिखेंगे, जब इसकी रेंज लिखेंगे, 1/ इसकी रेंज लिखेंगे, ध्यान से सुनना, हासमान है तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, ये अनंत इधर आ जाएगा, 3/4 उधर जाएगा, उल्टा भी कर देंगे, अर्थात ये पढ़ा जाएगा 1/अनंत। नहीं समझ में आया, इसको उल्टा करना है, इसको इधर ले आना है, दूसरा नंबर पहले में आ जाएगा, पहला नंबर दूसरे में आ जाएगा, समझ में आ गया। और रेसिप्रोकल करना है, 1/, करना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/3/4। नहीं समझ में आया, अर्थात इसको उल्टा कर देना। वर्धमान होता ना तो कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट इसके अंदर डाल देते, हासमान है तो उल्टा कर देना, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और ये वैल्यू 4/3 हो जाएगी। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो हासमान का भी आप क्लिक कर ले गए कि अच्छा ऐसे रेंज ज्ञात करनी है भाई, कि ऐसे रेंज ज्ञात करनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ाते हैं भाई क्वेश्चन। अब सुनना, दिमाग लगाना, y बराबर साइन इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 की रेंज बताओ, की रेंज, इसकी रेंज जरा देखिएगा, दिमाग लगाना, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा। अब सुनना, अब किसी को याद है कुछ, साइन, इसका मूल फलन साइन इनवर्स x, अरे साइन इनवर्स x का ग्राफ किसी को याद है, भूल गया, अरे क्या होता है, उल्टा फा, याद आया, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, किसका ग्राफ है बेटा, ये किसका ग्राफ है, साइन इनवर्स x का ग्राफ है, ग्राफ उतर रहा है कि चढ़ रहा है, वर्धमान है तो जो को त्यों वैल्यू लेगा। अब जरा दिमाग लगाएं, साइन, इधर देखें,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की रेंज कितनी होती है? अभी अभी ताज़ा समाचार है, इसकी रेंज कितनी होती है? 3/4 से अनंत की तरफ रेंज होती है। और ये वर्धमान है, तो जिस दिन मैं इसके अंदर साइन इनवर्स की मशीन डाला, ध्यान सुनना, साइन इनवर्स की मशीन डाला तो रेंज ये डायरेक्ट अंदर साइन इनवर्स घुस जाएगा भाई, बिना कोई संकोच के इसके अंदर एंट्री मार देगा। साइन इनवर्स 3/4 और साइन इनवर्स अनंत, कुछ ऐसे लिखेंगे भाई, समझ में नहीं आया? कुछ ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट साइन इनवर्स अंदर एंट्री मार दिया, क्योंकि ये वर्धमान है, वर्धमान का मतलब डायरेक्ट अंदर एंट्री मार देगा। चलिए लिख लीजिए, यहाँ तक कंप्लीट करिए सब लोग। एक चीज़ और, ये तो लिख गया भाई, समझ आ गया? यहाँ पे इसकी रेंज क्या होती है? वाई बराबर -1 और यहाँ पे वाई बराबर +1। आ गया सर? ठीक। अब देखिए जरा, सुन ले, थोड़ा सा सुन लीजिए, इधर देखिएगा। ये जो साइन इनवर्स अनंत है ना, तो ये अनंत एक के ऊपर आएगा। सुनो, ध्यान सुनना, इसकी रेंज होती है 3/4 से अनंत, लेकिन यहाँ पे y बराबर 1 से ऊपर मैं ले नहीं सकता। ये साइन इनवर्स की मशीन लगा दी है ना, तो साइन इनवर्स 3/4 तो नीचे ही पड़ेगा ना यार। लेकिन इसकी वैल्यू जरा ध्यान से रखना, 1 से ऊपर हम नहीं ले सकते हैं, तो साइन इनवर्स 1 लूंगा मैं। तो साइन इनवर्स x² + x + 1 की रेंज। अब समझो, इसको क्या लिखूंगा? साइन इनवर्स 3/4, इसको लिखूंगा साइन इनवर्स 1। इसको बेटा क्यों साइन इनवर्स 1 लिखूंगा, ये भी सुन लीजिए, क्यों लिखूंगा साइन इनवर्स 1, ये भी सुन लीजिए। साइन इनवर्स 1 मैंने इसलिए लिखा अनंत की जगह 1 इसलिए लिखा, क्योंकि इसका फैलाव, रेंज का मतलब क्या होता है? इस ग्राफ का फैलाव -1 से +1 के बीच तो चलेगा ना। 3/4 0 ही तो रहेगा, इसके अंदर ही रहेगा ना, तो अनंत आगे नहीं चला जाएगा, अनंत आगे चला जाएगा। बात समझ में आ गया? तो इसको 1 पे रोक देना भैया, 1 से ऊपर आप नहीं जा सकते, इतना पता है हमें। इसका मतलब साइन इनवर्स 3/4, ये आंसर कितना देगा? साइन इनवर्स 3/4। 1 किसकी वैल्यू होती है? π/2 की। चलिए, नहीं समझ में आया? देखो समझा रहा हूँ कैसे। इसका ग्राफ 1 से ज़्यादा ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकता। इसका मतलब कि इसकी रेंज -3/4 से 1 है ना, तो जरा दिमाग लगाना, साइन इनवर्स डालने से पहले ये अनंत बहुत ऊपर चला गया। इसका मतलब ये प्लस अनंत यहाँ ऊपर होगा ना, यहाँ प्लस अनंत, जबकि ये ग्राफ कहाँ तक बना? 1 तक ही बना है। अर्थात ये कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? 3/4 से 1 तक ही लाई करेगा। 3 इसके लिए, साइन इनवर्स के लिए, क्योंकि साइन इनवर्स 1 से ऊपर नहीं जाता, अर्थात ये 1 तक ही लाई करेगा, इसलिए साइन इनवर्स 1 हो गया। अब भी नहीं समझ में आ गया होगा समझ में? किसी को दिक्कत हो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। अब से देखो, जैसे क्वेश्चन लिखूं, y बराबर साइन x² x + 1 की रेंज। अब देखो, अब इसी से आपको समझ में आएगा। साइन x का जरा ग्राफ बनाएं, साइन x का ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा, ये ऐसे ग्राफ बनेगा। इसका मतलब ना तो वर्धमान है, ना तो वर्धमान, ना तो ह्रासमान। नहीं समझ में? अरे एक बार फलन चढ़ रहा है, एक बार उतर रहा है, तो ना तो वर्धमान है, ना तो ह्रासमान है। अब इसका देखो क्या होगा। अब जरा खोपड़ी लगाना, खोपड़ी लगाना, x² + x + 1 की रेंज क्या होती है? रेंज, अब दिमाग लगाना यार, अच्छा बच्चा दिमाग लगा लेगा। 3/4 से अनंत तक होती है इसकी रेंज, लेकिन इसके पीछे साइन की मशीन भरी हुई है। तो ये जो कॉन्सेप्ट साइन डायरेक्ट कब डालते हैं? जब वर्धमान हो या ह्रासमान हो, ना तो वर्धमान है ना तो ह्रासमान है, तो ये अपना खुद उत्तर बताएगा। अब बच्चे को पता है कि साइन x की रेंज कहाँ तक होती है? -1 से +1। इसका मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब जो साइन x² + x + 1, साइन अपना उत्तर कहाँ से कहाँ तक देता है? तो देता है -1 से +1। इसका मतलब रेंज कितनी आ गई भैया? रेंज आ गई y बिलोंग्स टू
माइनस एक से प्लस एक। आपको समझ में आया नहीं? आ गया होगा समझ, आ गया समझ में? ठीक सिमिलर इसी तरह बात करेंगे, अनंत तक नहीं जाएंगे, एक तक जाएंगे, क्योंकि ये उत्तर देखो जिस तरह में, देखो ये 3/4 से अनंत तक गया, नहीं गलत बात, 3/4 से अनंत तक ये जाता है फंक्शन। लेकिन जब भी साइन की मशीन लग गई तो यदि वर्धमान होता तो डायरेक्ट साइन अंदर डाल देता, हासमान होता तो भी डायरेक्ट डाल के उल्टा कर देता। बात समझ में आ गया होगा? उल्टा कर देता। लेकिन समस्या क्या है कि ना तो वर्धमान है ना तो हासमान है, तो मैं इसके ऊपर डिपेंड होगा। साइन अपना उत्तर क्या देगा? -1 से +1। तो कभी कभी दिमाग लगाना कि इस तरह साइन नहीं अंदर डाल देना। अब समझ में आ गया हो? आप सुनिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉग साइन मॉड ऑफ एक्स, साइन मॉड ऑफ एक्स। अब सुनना, लॉग साइन मॉड ऑफ एक्स। अब खोपड़ी लगा ना यार, क्या कह रहा हूँ? ठीक, सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएं, इसका ग्राफ बनाएं। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, इसकी रेंज याद करना भाई, की रेंज बताएं, रेंज क्वेश्चन मार्क। तो साइन मॉड ऑफ एक्स के ग्राफ कुछ ऐसे चलता है क्या? अरे ऊपर ही ऊपर बनता है। बात समझ में आ गया? ये ऐसे चलेगा, ऐसे। क्लियर है भाई आप लोग? और ये ऐसे चल के ऐसे आते। इतना तो मैं बता चुका हूँ अभी, समझ में आ गया? ठीक। अर्थात ये साइन मॉड ऑफ एक्स उत्तर कहाँ से कहाँ तक देगा? ये -1 और ये बेटा ये +1। अर्थात साइन मॉड ऑफ एक्स का उत्तर कहाँ से कहाँ तक रहेगा? -1 से +1। इसका मतलब साइन मॉड ऑफ एक्स की रेंज, अब जरा दिमाग लगा ना भाई, की रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा? -1 से +1। अब खोपड़ी लगाना भाई, समझ में आ गया होगा? यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे सुन। अब देखो, अब इसके बाहर फंक्शन कौन पड़ा है? अरे ये अपना उत्तर तो दे दिया ना बेटा, ये उत्तर अपना दे दिया। अब इसके अंदर बाहर फंक्शन पड़ा है लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स का जरा ग्राफ देखें। लॉग एक्स का ऐसा ग्राफ होता है, किसका ग्राफ है? लॉग एक्स का ग्राफ है। तो वर्धमान है कि हासमान है? वर्धमान है। खोपड़ी लगाना यार, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। वर्धमान है। अब समझो, देखो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने कुछ नहीं किया है, साइन मॉड ऑफ एक्स की रेंज आपके सामने प्रस्तुत की, और इसके पीछे मशीन किसकी लगी है? लॉग की। तो लॉग के आगे कुछ भी लगा होगा तो वर्धमान होगा। तो जब भी इसकी पीछे मशीन, जरा दिमाग लगाना, इसके पीछे की मशीन लॉग लग जाएगी, लॉग लग जाएगी पीछे के मशीन में, तो ये वर्धमान है। वर्धमान है तो इसके अंदर डायरेक्ट लॉग घुस जाएगा, क्योंकि वर्धमान है तो लॉग इसके अंदर डायरेक्ट घुस गया। लॉग एक्स की रेंज क्या होगा? कोई बताएगा इसकी रेंज? लॉग -1 लॉग +1 लिख लीजिए भाई, ये इसका उत्तर आ गया। आगे सुन, अब जरा दिमाग लगाइएगा, ठीक। अब देखो, लॉग जो होता है, जरा खोपड़ी लगाना, मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग जो होता है वो जो हमेशा जो लॉग का डोमेन होता है, अब सुनना, लॉग तो अंदर डायरेक्ट घुस गया उसके अंदर, लेकिन क्या ये सही लिखा है कि नहीं सही लिखा, इसका भी खोपड़ी तो लगाऊंगा यार मैं। तो जो इसका डोमेन होता है लॉग का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा राइट की तरफ बनता है। अर्थात जो इसका डोमेन होता है ना ग्राफ में, जरा दिमाग लगाना, डोमेन हमेशा 0 से बड़ा होता है, अर्थात ये 0 से बड़ा ही लेना है। तो माइनस कैसे ले लिया? अर्थात 0 ले सकता था, एक तरह से 0 ले सकता था। इसका मतलब उसको मैं सही सिंप्लीफाई करूं तो यहाँ ओपन इंटरवल लगाऊंगा, ओपन लगाऊंगा क्योंकि 0 नहीं ले रहा है। इसका मतलब log 0 से log 1 तक जाएगा, log 1 तक जाएगा। अब जरा दिमाग लगाना, ये log 1 ले रहा है भाई, log 1 लेगा। अब जरा खूब लेना, आपको समझ में नहीं आया। कुछ लोगों को log -1 क्यों हटा दी? अरे ये क्या log x में x क्या, जरा समझाओ, x क्या है? x डोमेन होता है। अब इसका डोमेन तो हमेशा राइट की तरफ होता है, तो log -1 कैसे ले लेगा? इसका मतलब 0 के आगे लेगा, 0 टच नहीं कर रहा है, मैंने इसके ऊपर 0 डाल दिया। अब सुने, जरा दिमाग लगाएं, यहाँ पे 0 है,
यहाँ पे 0 पे ग्राफ किधर जा रहा है, माइनस अनंत की तरफ, अर्थात ये माइनस अनंत आ गया, माइनस अनंत। और log 1 यहाँ पे जरा दिमाग लगाना, 1,0। जब मैं 1 डाल रहा हूँ डोमेन तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात ये माइनस अनंत से 0 इसका आंसर आ गया। इसका था साइन लॉग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको भयंकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब आपके खोपड़ी में आएंगे भाई, इसकी रेंज होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है आखिरकार। अगला क्वेश्चन देखें। एक मैं टाइटल लगा रहा हूँ, टाइटल नोट करके दिमाग लगाना। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की रेंज हमेशा किसको बिलोंग करेगी, माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ये ध्यान रखें भाई, इसको याद रख लीजिएगा, हमेशा इसकी रेंज इसके बीच चलेगी। कैसे इसके बीच चलेगी, आपको कॉन्सेप्ट पकड़ा दूँ। देखो -1 से +1 के बीच रेंज होती है, -1 से +1 के बीच। तो साइन थीटा जब प्लस कास थीटा होगा तो अंडर रूट इसके दोनों के गुणांक का वर्ग रूट के अंदर माइनस कामा फिर इसके दोनों गुणांक के वर्गों का योगफल। जैसे मैं एक सवाल लिखूं, जरा दिमाग लगाना, जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, दिमाग लगाइएगा, y बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा प्लस 5 की रेंज बताओ। करा इसकी रेंज बताओ। तो सबसे पहले इसकी रेंज देखेंगे, तो इसकी रेंज क्या होगी जरा बताएं। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखिएगा आप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे भाई। दिमाग लगाना भाई। देखो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, -3 त्रिकाई 9 4 चौको 16, इधर भी 3 त्रिकाई 9 4 चौको 16, इसका मतलब 25, अर्थात -5 से +5 तक इसकी वैल्यू लाई करेगी, +5 तक। अब देखो इसमें 5 जुड़ा है तो प्रत्येक पद में 5 जोड़ दूं, पाँच जोड़ दूं, 5 + 5 तो ये 0 बैठ गया, ये y है, ये 10 बैठ गया, अर्थात y बिलोंग्स टू कितना 0,10। इस तरह के क्वेश्चन भी जरा सोच लीजिएगा, ठीक है भाई। कभी भी इसकी रेंज पूछे याद से ध्यान रखना, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा की रेंज माइनस क्लोज इंटरवल माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कामा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ ऐसी रेंज होती है इसकी। अब देखें, जैसे मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ, दिमाग लगाना आप लोग, ठीक। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे आप कर लेंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। देखें, जैसे एक क्वेश्चन है y बराबर log2 sin x प्लस cos x प्लस 3√2 डिवाइड बाई √2 की रेंज। हाँ भाई, इसकी रेंज लिखना है। अब इसकी रेंज लिखना है, देखो कैसे रेंज लिखेंगे। सबसे पहले sin x प्लस, जिसको जानते हैं उसको पकड़ के चले, हम केवल जानते हैं sin x प्लस cos x को। तो वी नो दैट, जरा ध्यान सुने, वी नो दैट sin x प्लस cos x की बच्चे को पता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, -√a² प्लस b स्क्वायर, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, अर्थात -√2 से +√2 तक इसकी रेंज होगी। इतना तो बच्चे को पता है। अब देखो sin x प्लस cos x, ध्यान से सुनना, sin x प्लस cos x के आगे 3√2 जुड़ा हुआ है, तो -√2 प्लस 3√2 जोड़ दूँ दोनों तरफ, sin x प्लस cos x प्लस का 3√2, इधर भी √2 में 3√2 जोड़ दूँ, इधर भी। अब सुनना, 3√2 में 1√2 घटा 2√2 आ गया, और ये sin x प्लस cos x, इसको सब लोग लिखते जाइएगा, 3√2
इधर जुड़ के 3√2 आ गया। अब सुनिए, अब क्या करना है, प्रत्येक पद में √2 का भाग देना है। ये सीन बनाना है, ये सीन बनाना है। इसको पूरा बनाना चाहता हूँ मैं। इसको जिसको जानते हो उसको लेके चलें, जिसको जानना हो उसको लेके आएँ। यही रेंज का कॉन्सेप्ट होता है, बाकी इसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। ये भी बता दें, प्रत्येक पद में √2 का भाग लगा दे भाई। √2 का भाग लगाऊंगा तो sin x प्लस cos x प्लस 3√2 डिवाइड बाई √2। क्या क्लियर है भाई? क्लियर है। लेस इक्वल 3√2 डिवाइड बाई √2। अब सुनना, जरा दिमाग लाना। √2 से √2 मर गए, √2 से √2 मर गए। अब सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा कि मैं आपके साथ किस तरह की बात डिस्कस करना चाहता हूँ, वो आप बहुत सीरियस होकर मेरी बातों को लीजिएगा। अब जरा सुनने गया, यहाँ 2 फंस गया। ये लेस इक्वल कितना आ गया बेटा? sin x प्लस का cos x प्लस का 3√2 लेस इक्वल यहाँ 3 आ गया। अब सुनिए, अब इसमें लगाना क्या है? सबसे पहले क्या लगाना है आप बताइए मुझे। 3√2 करके 3। अब लाग लगाना है भाई। तो लाग बेस 2 लगाना शुरू करते हैं सब लोग मिलके। अब हम लोग क्या करेंगे, लाग बेस 2 लगाना शुरू करते हैं भाई। 3√2, अरे ये गलत हुआ क्या बेटा? ये यहाँ गलत हुआ। 3√2 में एक √2 जुड़ेगा तो 4√2 होगा बेटा। 4√2 होगा, 4√2 होगा, 4√2। अरे 3√2 में एक √2 घटा 2√2, और 3√2 में एक √2 जुड़ा 4√2। √2 से √2 कैंसिल हुआ, वैल्यू 2 से 4 तक लाई करने लगी। अब किसकी मशीन डालना? लाग बेस 2 की मशीन डालना है। जरा दिमाग लगाना। लाग बेस 2 × 2 समझ में आ गया? अब सुनिए, sin x प्लस का, अरे लाग की मशीन तो डालो यार। अरे एक काम तो और है गया, √2 का। अच्छा, √2 का भाग हो गया है तो यहाँ पे √2 का भाग, ये √2 का भाग हो गया। लाग बेस 2 कितना बेटा? sin x प्लस का cos x, sin x प्लस का cos x 3√2 डिवाइड बाई √2 लेस इक्वल लाग बेस 2 × 2। अब सुनना, दिमाग लगाना, दिमाग लगाना। लाग बेस 2 × 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, जरा समझिएगा। और ये पूरा मैं y लिख दूँ, कौन फोकट में लिखता रहे? देखो y के बराबर हो गया, y के बराबर हो गया। जिसको जानना था ले आए भाई। और ये 4 लिखा हुआ है, लाग 4 लिखा हुआ। आज मैं गलत लिख रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया। लाग बेस 2, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर। अब जरा इसका उत्तर समझना। जो आधार है वही डोमेन, तो वैल्यू 1 होती है। इसका कॉन्सेप्ट क्या, जरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या है? ये दोनों मिल गए तो डिग्री पकड़ी जाती है। डिग्री इसका उत्तर देगा, अर्थात 1 आ गया। इसका उत्तर 1 आ गया। अब सुनना, ये y, ये दोनों मिल गए तो उत्तर 2 देगा। अरे ये दोनों मिल गए ना तो इसकी डिग्री उत्तर देगा, डिग्री उत्तर देगा। अर्थात इधर उत्तर 1, इधर को उत्तर 2, अर्थात y बिलोंग्स टू 1 का मतलब। हाँ भैया, ये इसकी रेंज निकल आई। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था, वेरी वेरी स्पेशल क्वेश्चन है, और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको पकड़ में आ गया होगा। जल्दी से सब लोग कॉपी करिए। सब लोग स्पीड के साथ कॉपी करें। एक आध सवाल और करा देते हैं। अब दिमाग लगाना। जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस साइन एक्स माइनस कास एक्स की रेंज बताओ। अब यार खोपड़ी लगाना थोड़ा सा, ठीक है। रेंज का मतलब होता है उत्तर। तो सबसे पहले हम इसको जानते हैं, साइन एक्स माइनस कास एक्स की जो रेंज होगी वो -√2 से +√2 के बीच फंस जाएगी। इतना तो क्लियर हो गया। अब जरा दिमाग लगाएं, जरा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। ये -√2 से +√2 के बीच फंस गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। -√2 का मतलब होता है माइनस का 1.4, और ये साइन एक्स माइनस का कास है लग 1.4 होगा। अब इसके अंदर डिब्बा पहनाओ, डिब्बा पहनाओ 1.4, इसके अंदर डिब्बा पहनाओ साइन एक्स कास एक्स लेस इक्वल 1.4। अब सुनना, ये माइनस के 1.4 क्या होगा, जरा दिमाग लगाना। माइनस के 1.4 उत्तर क्या देगा? माइनस का 2। अच्छा, पीछे वाला पूर्णांक देता ना बेटा, माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये उत्तर प्लस का 2 देगा, सॉरी 1 देगा।
उत्तर प्लस का 1 देगा, लेकिन ये उत्तर सदैव, दिमाग लगाना, उत्तर सदैव पूर्णांक देता है। अरे ग्रेटेस्ट इंटेजर उत्तर सदैव पूर्णांक देता है, तो -2 से +1 के बीच में जितने भी इंटेजर आएंगे, -2 से +1 के बीच में जितने भी इंटेजर आएंगे उतने ही इंटेजर देगा। अर्थात sin x माइनस cos x ग्रेटेस्ट इंटेजर किसको बिलोंग करेगा? जल्दी से बताइए, कर्ली ब्रैकेट -2 -1 0 +1, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि -2 से +1 के बीच ये ग्रेटेस्ट उत्तर सदैव पूर्णांक होता है, इसका जो उत्तर होगा सदैव पूर्णांक होगा। तो -2 से +1 के बीच में कौन पूर्णांक है? -2 1 0 +1, तो ये इसकी रेंज आ गई। अर्थात आप कह सकते हैं कि रेंज बिलोंग्स टू -2 -1 0 +1। तो आज मैं कुछ रेंज के क्वेश्चन कराया हूँ, तो मिलता हूँ अगले लेक्चर के साथ। जिन लोगों को किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर लिखा हुआ है, कृपया मुझे डायरेक्ट फ़ोन कर लीजिए, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ। मिलते हैं कल अगले लेक्चर पे।